हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानने के लिए मिलेंगी। आप देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या है। The name of the first governor of RBI was सर ऑसबॉर्न स्मिथ। मतलब यह कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। बेसिकली आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है, जाना है, क्लियर है। लेकिन फिर भी एक फैक्ट है कि भैया आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। मतलब 1935 में जो है ये आरबीआई के गवर्नर बने थे, है ना। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आपको पता है आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन है, आरबीआई फर्स्ट सेंट्रल ऑफिस वाज लोकेटेड इन कैलकाटा। मतलब ये कि आरबीआई का जो पहला सेंट्रल ऑफिस है वो कहां पर लोकेटेड था? वो कैलकाटा में लोकेटेड था। याद रखिए सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ तो यहीं पर हुआ। फिर 1937 में ये हेड ऑफिस जो है वो मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। जो सेंट्रल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहां शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई। याद रखेंगे द इनिशियल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वाज इन कोलकाता एंड इन 1937 इट वाज शिफ्टेड टू मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि देयर आर टोटल 21 बोर्ड मेंबर्स इन आरबीआई बोर्ड। मतलब आरबीआई के बोर्ड में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 21 सदस्य हैं, है ना। ये जो है एक संकेतात्मक तस्वीर है जिस समय जो है रघुराम राजन गवर्नर हुआ करते थे, है ना। और ये जो है वो पूरा आरबीआई का बोर्ड है ना। बेसिकली ये फोटो जो है यहाँ पर ली गई है। मैं आपको समझा देता हूं, फिर से याद दिला देता हूं कि हमने बात की थी कि भैया मान लीजिए कि ये जो है वो एक ऐसा राउंड टेबल है ना, जहां पे कॉन्फ्रेंस होती है। यहां पे चेयरमैन बैठता है और वो जो चेयरमैन है, ठीक है, एक वो गवर्नर होता है ना। तो एक गवर्नर हो गया, 4 जो हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो भैया 4 जो है ये डिप्टी गवर्नर हो गए। 1 2 3 4। अच्छा, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। फिर उसके बाद 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वित्त मंत्रालय के 2 प्रतिनिधि होते हैं। फिर उसके बाद 10 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। भारत सरकार जो है कितने लोगों को अपॉइंट करती है? 10 लोगों को अपॉइंट करती है। तो ये जितने ग्रीन वाले आपको दिख रहे हैं ये 10 जो हैं वो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। और ये 10 जो है लोग किसने अपॉइंट किए हैं? भारत सरकार ने। अच्छा, फिर इसके बाद बात करें तो चार जो हैं वो जोनल डायरेक्टर होते हैं। 4 जोनल डायरेक्टर होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये 4 जोनल डायरेक्टर है। तो इस तरह से पूरा जो है वो आपने देखा कि ये जो 4 है ये क्या है? डेप्यूटी गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर है ना। फिर ये जो 10 हैं इन्हें किसने अपॉइंट किया? 10 जो है उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, ठीक है। ये 4 डेप्यूटी गवर्नर जो है। फिर उसके बाद 2 जो है वो डायरेक्टर किसने अपॉइंट किए? 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मतलब कि वित्त मंत्रालय ने। और 4 जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। ये दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये 4 जो है वो जोन है। तो इन जोन्स के जो है वो 4 डायरेक्टर है ना। तो जोनल डायरेक्टर, जोनल डायरेक्टर कितने? 4। और एक जो हमारा होता है वो होता है गवर्नर। तो ऐसे मिला के टोटल 4 6 16 और 4 20 और एक चेयरमैन 21। मतलब टोटल जो है आरबीआई के बोर्ड में कितने गवर्नर होते हैं भाई साहब? आप याद रखेंगे टोटल आरबीआई के बोर्ड में
21 गवर्नर होते हैं, ये आपको याद रखना है ना, सॉरी 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, आरबीआई के बोर्ड में, ये आप याद रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आरबीआई के बोर्ड में 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, दीज डायरेक्टर्स आर गिवन अ 4 ईयर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि बताइए भारत सरकार ने जो है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें जो है बेसिकली कौन सा जो है वो कितने टाइम का जो है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते, कितने समय के लिए अपॉइंट होते हैं, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये बेसिकली 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट, मनमोहन सिंह वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु ऑल्सो वॉज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, मतलब ये कि एकमात्र मनमोहन सिंह जो है वो बेसिकली ऐसे व्यक्ति है जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और साथ साथ में आगे जाके इंडिया के पीएम भी रहे हैं। पीएम और आरबीआई गवर्नर कौन? मनमोहन सिंह, ये आपको याद रखना है ना। ये फैक्ट है भैया कि जो है मनमोहन सिंह साहब ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 2004 से 14 तक। ठीक है, चलिए, मनमोहन सिंह साहब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया एक बैंक नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो आप जो है बड़े गर्व के साथ बताइएगा कि देयर आर 15 लैंग्वेजेस ऑन अ बैंक नोट। एक बैंक नोट पर जो है वो 15 भाषाएं होती हैं, 15 भाषाएं, ये आपको याद रखना है। 15 लैंग्वेजेस, 15 भाषाएं। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सीडी देशमुख, है ना। सीडी देशमुख जो है वो इंडिया के पहले गवर्नर है। एक फैक्ट, इंपॉर्टेंट जानकारी, ये भी आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर, तो आप क्या बताएंगे? सीडी देशमुख साहब। अच्छा, ये जो है आरबीआई के, पहली बात तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये हो गया कि ये जो सीडी देशमुख है ये 3rd गवर्नर थे आरबीआई के, 3rd गवर्नर ऑफ आरबीआई। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा चीज ये कि बेसिकली इनका जो टेन्योर रहा, मतलब ये सीडी देशमुख साहब, सीडी देशमुख, ये सीडी देशमुख साहब जो है ये बेसिकली 1943 से लेके 1949 तक जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और इन्हीं के टाइम पे जो है 1949 में आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड, आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। हालांकि ये बैंकों के नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे, है ना, ये कहते थे कि नहीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इन्हीं के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन जरूर हुआ क्योंकि भारत सरकार ने शेयर होल्डर्स से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा ले लिया था। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है कि इन हिज टेन्योर आरबीआई ट्रांजिशन फ्रॉम अ शेयर होल्डर्स इंस्टीट्यूशन टू स्टेट ओन्ड, मतलब भारत सरकार के अधीन हो गई। ही वॉज हाउएवर अगेंस्ट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो है वो खिलाफ थे। आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। द फर्स्ट डेप्यूटी लेडी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज केजे उदेसी, है ना। 2003 में अपॉइंट हुई केजे उदेसी मैडम जो है ये रही और ये जो है वो आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर, है ना। द फर्स्ट डेप्यूटी लेडी गवर्नर ऑफ आरबीआई, है ना। नाम क्या है रिजर्व बैंक की फर्स्ट लेडी गवर्नर का? वो है केजे उदेसी और 2003 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ये जानकारी आप याद रखेंगे, केजे उदेसी जो है पहली महिला गवर्नर।
उसके बाद फिर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगो वॉज इंस्पायर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी डबल मोहर, है ना। मतलब ये कि ईस्ट इंडिया का जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने कि भारत पर शासन चलाया इतने साल तक, उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोहर बेसिकली है, डबल मोहर बोलते हैं जिसे, ये डबल मोहर से इंस्पायर्ड था आरबीआई का लोगो। आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, है ना, ये बेसिकली आरबीआई का अभी का लोगो है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का डबल मोहर है ये, है ना। मतलब ये टू मोहर्स इस पे लिखा हुआ है और टू मोहर जो है ये बेसिकली डबल मोहर था। और जैसे कि इसमें जो है क्या था, लॉइन था। और जब शुरू में जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ तो इसका लोगो भी ऐसे ही था 1935 में, है ना। लेकिन जब हम आज़ाद हुए और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया तो 1949 में ये जो है लोगो में से लॉइन की जगह कौन आ गया, लॉइन को भगा दिया गया और यहां पर क्या आ गया, टाइगर आ गया। आप याद रखेंगे। तो अभी आपसे पूछेंगे कि करंट आरबीआई के लोगो में क्या क्या है, तो एक पाम ट्री है ना, जो पहले भी था। और चेंज क्या हो गया है, वो चेंज हो गया आपका क्या, लॉइन। क्लियर है, लॉइन की जगह आप टाइगर आ गया है यहां पे, ठीक है। और डबल मोहर से प्रेरित है ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर। तो डबल मोहर ऐसी होती थी और आरबीआई का लोगो जो है वो अभी का ऐसा है। अगला फैक्ट ये है, द एम्बलम ऑफ आरबीआई हैज अ टाइगर एंड पाम ट्री ऑन इट। जो अभी हम बात कर रहे थे, यहां पर अलग से जो है ये आपको मोहर दिखाई गई है, जिसमें वो जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, अभी जो है वो आपको क्लियर दिख रही है कि बेसिकली इसमें ये जो है आरबीआई की मोहर है, आरबीआई का चिन्ह है ना, एम्बलम है ये, ठीक है। आरबीआई को तो ध्यान रखेंगे, टाइगर है इसमें, है ना। और ये जो है वो क्या है, पाम ट्री है। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। अब अगला फैक्ट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स। मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जिम्मेदार है केवल और केवल क्या छापने के लिए, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। मतलब नोट छापने के लिए जिम्मेदार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स मतलब कि सिक्कों की ढलाई जो है डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सिक्कों की ढलाई जो है वो कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो आपको साफ साफ मैंने समझाया था कि भैया होता क्या है, SPMCIL, है ना, और BRBNMPL, ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर प्रिंटिंग भी होती है और यहां पर मिंटिंग भी होती है। मतलब ये कि यहां पर छपाई भी होती है ना, और यहां पर मिंटिंग मतलब टंकन भी होता है। टंकन बोले तो सिक्कों की ढलाई भी होती है ना। और ये जो है पूरी तरह से किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो है ये किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये आरबीआई का है, ओन्ड बाय आरबीआई। ये फुल्ली ओन्ड बाय आरबीआई, पूरी तरह से जो है इसका मालिक कौन है, आरबीआई है ना। और यहां पर सिर्फ क्या होता है, तो यहां पर सिर्फ प्रिंटिंग होती है, यहां पर छपाई होती है और कुछ नहीं होता, है ना। यहां पर क्या होता है, प्रिंटिंग भी होती है, मिंटिंग भी होती है। मतलब सिक्के भी बनते हैं और नोट भी छपते हैं, सिक्योरिटी पेपर भी छपते हैं। तो इसकी जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है वो दो है, एक है नासिक में छपाई होती है ना, और दूसरा देवास में छपाई होती है। अब आपको नासिक का आइडिया है कि नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है, आपको ये भी आइडिया है कि देवास जो है वो कहां पर है, तो देवास आपका मध्य प्रदेश में है। बाकी टंकन मतलब कि मिंटिंग, जो सिक्के बनते हैं, मिंटिंग जो है वो कहां होती है, तो भैया मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता। ये बेसिकली 4 टकसाल है, मिंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया कॉइन्स जो बनाने का काम है वो किसका है, भारत सरकार का है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, वो सिर्फ नोट मुद्रण कर रही है, सिक्कों से कोई जो है बनाने का काम उसका नहीं है, सिक्कों को बनाने का। और इसकी भी 2 प्रिंटिंग प्रेस है जहां छपाई होती है, और छपाई जो है वो नोटों की होती है यहाँ पे।
और वो होती है सल्बोनी में, सल्बोनी में होती है और मैसूर में होती है। सल्बोनी और मैसूर, आप याद रखिए, सल्बोनी एंड मैसूर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये इसीलिए जो है बेसिकली क्या कहा गया यहाँ पे, इसीलिए ये कहा गया कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, सिर्फ करेंसी प्रिंट करता है और सिक्कों को ढालने का जो काम होता है या सिक्कों को बनाने का काम जो होता है, मिंटिंग का काम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? SPMCIL, जो इन 4 जगहों पर सिक्के बनाती है, आपको याद रहेगा, है ना। मैंने आगे अब जो है आपको बताता हूं नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट वो क्या है। आरबीआई डिमोनेटाइज्ड नोट्स इन द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 5,000 रुपीज, है ना, एंड 10,000 रुपीज। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, आरबीआई ने 2 तरह के नोट जो हैं वो डिमोनेटाइज किए थे, बंद किए थे एक जमाने में, 5,000 का नोट और 10,000 का नोट। कब? 1938 में। मतलब ये कि आप सोचो किसी जमाने में भारत में 5,000 और 10,000 के नोट भी थे, क्लियर है, और उनको बंद कर दिया गया था 1938 में। उसके बाद दोबारा उन्हें चालू किया गया 1954 में। They were reintroduced in 1954 and again demonetized in 1978। मतलब 1954 में फिर से चालू हुए 5,000 और 10,000 के नोट, और फिर उन्हें बंद कर दिया गया कब? 1978 में, 1978 में। आपको बता दूं कि बड़े नोट बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि बड़े नोट अगर बहुत ज्यादा डिनोमिनेशन के होंगे, मतलब ये कि 10,000, 20,000, 50,000 के ऐसे नोट अगर होंगे, तो लोगों के लिए ब्लैक मनी छुपा के रखना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। वो कम पैसा कहीं भी, छोटे छोटे डिनोमिनेशन के नोट होंगे तो ब्लैक मनी छुपाना इजी नहीं होता है। तो बेसिकली यही एक रीजन मुझे लगता है कि है इसका, कि इतने बड़े डिनोमिनेशन के नोट की अभी हमें जरूरत नहीं है। बाकी सब अब ऑनलाइन होने लगा है ना। कैश तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र रह गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही लेन देन करते हैं। आरबीआई कैन प्रिंट दीज नोट्स अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। मतलब आपसे पूछे कि भैया आरबीआई को नोट छापने का अधिकार कौन सा एक्ट देता है, तो आरबीआई गॉट द पावर टू प्रिंट द करेंसी ऑफ इंडिया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को भारत की मुद्रा या करेंसी छापने का अधिकार मिला। ये आपको याद रखना है। ये रही भारत की मुद्रा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आरबीआई वॉज ऑल्सो द सेंट्रल बैंक ऑफ 2 अदर कंट्रीज। आरबीआई 2 देशों का सेंट्रल बैंक भी रहा है। पहले भी हमारी इस पर बात हुई है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अभी मैं आपको बता देता हूं वो 2 कौन से देश हैं। एक तो रहा है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक भी रहा है आरबीआई। जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारे में कुछ समय तक, जब तक कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक के लिए, मतलब बेसिकली जून 1948 के लिए, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 1 साल आप मान के चलो, जून 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में जो है आरबीआई ने काम किया। और अप्रैल 1947 बेसिकली जो बर्मा है वो इंडिया से अलग हो गया था, वो हो गया था, मतलब ब्रिटिश शासन से अलग हो गया था 1937 में। तो 1937 से लेके 1947 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार के रूप में भी काम किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा के रूप में भी काम किया है। तो याद रखेंगे बर्मा और पाकिस्तान, इन दोनों के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, है ना। चलिए नेक्स्ट, द बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, कॉमन सा फैक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि भैया ये जो है आरबीआई जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना, तो हिल्टन यंग कमीशन की। ये वो रिपोर्ट की कॉपी या रिपोर्ट का फोटो जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, जो रिपोर्ट इन्होंने बेसिकली सबमिट की थी गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करने के लिए। अगर मैं ये सील पर डेट पढ़ूं तो ये डेट है 4 अगस्त 1926, 4 अगस्त 1926 को। अच्छा, हिल्टन यंग कमीशन का एक और नाम है, एक और नाम नहीं है, जो एक्चुअल नाम है वो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और इसी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस को कहा जाता है क्या, हिल्टन यंग कमीशन। ये याद रखिए, हिल्टन और यंग साहब जो है अधिकारी थे, है ना, जिन्होंने इस कमेटी की जो है रिपोर्ट सौंपी थी, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर अगला,
आरबीआई डज नॉट हैव अ सेकेंड क्लास एम्प्लॉइज, है ना, इट हैज 17,000 के क्लास 1, क्लास 3 एंड क्लास 4 एम्प्लॉइज। मतलब ये कि द्वितीय श्रेणी के सेकंड लेवल के सेकंड क्लास के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर नहीं है, या तो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं जो एकदम टॉप लेवल होते हैं, अच्छा, या फिर जो है वो क्लास 3 ऑफिसर्स हैं, और या फिर क्लास 4 जो है स्टाफ है, कर्मचारी है ना, ऑफिस बॉयज प्यून्स वगैरह हैं। तो या तो डायरेक्ट जो है वो एकदम टॉप लेवल के कर्मचारी हैं, क्लास 1 है ना, ग्रेड बी ऑफिसर से जो है उसे प्रमोट होके बनते हैं, वो क्लास 1 ही ऑफिसर रहता है, ग्रेड बी ऑफिसर। और ये ग्रेड मतलब 2 के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, क्लास 3 और क्लास 4 के ऑफिसर्स रहते हैं, और क्लास 1 के, क्लास 2 के नहीं है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी क्लास जो है के एम्प्लॉइज जो है आरबीआई में नहीं होते, तो आप बोलोगे कि भैया सेकंड क्लास एम्प्लॉइज नहीं होते आरबीआई में। मतलब सिंपल सी बात है कि मैनेजर वगैरह भी जो भी आरबीआई में है तो वो सब क्लास 1 में ही गिनती आती है, क्लास 2 में कोई नहीं रहता, क्लास 2 ऑफिसर नहीं होते। आरबीआई रन्स अ मॉनेटरी म्यूजियम इन द प्रमाइस ऑफ मुंबई हेड ऑफिस। मतलब ये कि आरबीआई का जो मुंबई हेड ऑफिस है वहां पर एक मुद्रा का संग्रहालय भी आरबीआई चलाता है, जिसे लोग देखने आते हैं। मुद्रा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पुराने जो संग्रह हैं वहां पर रखे गए हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ मुद्रा का संग्रहालय जो है वो आरबीआई के किस ऑफिस में है, तो आप बताओगे कि आरबीआई के मुंबई हेड ऑफिस में करेंसी का जो है वो बेसिकली क्या है, वो हेड ऑफिस है ना। और एक और चीज मुझे इससे रिलेटेड याद आ रही है कि ये तो एकमात्र आपका मॉनेटरी म्यूजियम हो गया, और एक और चीज अगर आपसे पूछी जाए कि आरबीआई का एकमात्र जो है वो विदेशी शाखा कौन सी है, तो आरबीआई की एकमात्र जो फॉरेन ब्रांच है, एकमात्र फॉरेन ब्रांच है या विदेशी शाखा है, आप बता सकते हो कहां है विदेशी शाखा जो है आरबीआई की एकमात्र विदेशी शाखा, एकमात्र विदेशी शाखा कहां पर है, तो भैया याद रखेंगे लंदन में है। द ओनली ओवरसीज ब्रांच ऑफ आरबीआई इज इन लंदन, है ना, जस्ट टू टेक द नॉलेज इंस्पिरेशन, है ना, क्योंकि बेसिकली आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है ना, और जो वर्किंग है तो कहीं ना कहीं समहाउ जो है ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, थोड़ा बहुत, पूरा ही है, उन्होंने ही बनाया था, तो इसलिए वहां पर एक जो है विदेशी ब्रांच अभी भी है आरबीआई की। तो ये जो है मैंने आपको फैक्ट्स बताए आरबीआई के बारे में। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और जानकारियों के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करने होंगे। हमारे जो है हमारे वीडियोस पर विजिट करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना आप इन्हें शेयर करेंगे उतना ज़्यादा इंकरेजमेंट हमें मिलेगा और उतना ज़्यादा उत्साह के साथ हम आप तक और नई नई जानकारियां और वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। वी आर मैग्नेट ब्रेन्स, और हम जो है डेडिकेटेड हैं फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए। आप भी जो है इसमें योगदान कीजिए और लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैग्नेटब्रेन्स जो है .com पर आप क्लिक कर सकते हैं, magnetbrains.com पर लॉगिन करेंगे, और यहाँ पर जो है बेसिकली आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। आप जो है बैंक इंश्योरेंस पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं और सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाएंगे, और आप फिर वॉच नाउ पर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से कोर्स ओपन हो जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। और जब ये कोर्स ओपन हो जाएगा तो फिर जो है आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ये वीडियो देख सकते हो, इत्मीनान से पढ़ सकते हो। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मैं हर वीडियो में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।